हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता ग्राम श्री पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जान लें कि ग्राम श्री का मतलब क्या होता है। ग्राम मतलब गांव और श्री मतलब प्रतिभा, सौंदर्य। तो कहने का तात्पर्य इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें गांव की प्रतिभा, उसके सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें गांव की सुंदरता के बारे में बताया है कि वहां की लहलहाती फसलें, फल फूल आदि सब के बारे में हमें बताया है। तो आइए उनकी इस कविता ग्राम श्री को शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं गांव के बारे में, वहां की सुंदरता के बारे में कि गांव में दूर तलक मतलब खेतों में दूर दूर तक बहुत मखमल सी, कि वहां के खेतों में दूर दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल एक बहुत ही कोमल सा, सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, तो उसके समान कोमल सी हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे चांदी की सी उजली मतलब चमकदार जाली सी उस पर पड़ गई है। ठीक है, उस कोमल सी, मखमल सी कोमल हरियाली पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे चांदी की सी उजली जाली उस पर आ गई हो। आगे, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तिनको, तिनको मतलब हरियाली के छोटे छोटे तिनके, घास जैसे कह सकते हैं कि तिनकों के मतलब हरी हरी घास के कह लो, कि उसके तन पर, उसके शरीर पर मानो यहाँ पर रुधिर का मतलब है रक्त, तो मानो कि जो हरित रुधिर, हरित रुधिर मतलब हरे रंग का रक्त, यहाँ पर ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, कवि वो कह रहे हैं कि मानो हरे रंग का रक्त उस पर हिल रहा हो। किस पर? तिनकों के हरे हरे तन पर हरा रंग का रक्त हिल रहा हो, मतलब वो उस पर बह रहा हो, ऐसी सी झलक लग रही है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल मतलब सांवली सा। ठीक है, भू मतलब भूमि, और तो ऐसा लग रहा है कि सांवली सी भूमि के तल पर, सांवली क्यों? क्योंकि जब शाम होने लगती है तो चाहे वहां पर हरियाली हो तब भी वो थोड़ी सांवली सांवली सी लगेगी। तो सांवली सी भूमि के तल पर नभ का, नभ मतलब आकाश का, चिर मतलब निरंतर, कि आकाश का निरंतर, निर्मल मतलब साफ सा नीले रंग का फलक उसके ऊपर झुका हुआ। कहने का तात्पर्य कि आ, कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि सांवली सी भूमि के तल पर मानो नीले रंग का आकाश निरंतर झुका हुआ है। ठीक है, जब आकाश और धरती मिलते हुए लगते हैं जहां पर, तो वहां को सोचते हुए वैसी सी कल्पना यहाँ पर बता रहे हैं, कवि कर रहे हैं कि श्यामल सी भूमि पर, कि मतलब सांवली सी भूमि पर आकाश मंडल झुका हुआ है, नीला सा आकाश झुका हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी, वो कैसी लगती है? रोमांचित सी। कब? जब गेहूं में बालियां, जौ और गेहूं के पौधे में, फसल में बाली आ जाती है। बाली का मतलब क्या है? कि वो डालियां से निकल आती है, जिस पर तीलियां सी, डाली सी, कुछ भी कह लो, जिसके अंदर
अनाज होता है, ठीक है, कि जब उसमें अनाज उगने लगता है तो उसकी बालियां जब आ जाती है जौ और गेहूं में, तो जो वसुधा है, धरती है, वो बहुत ही रोमांचित सी, मतलब खुश प्रसन्न सी लगती है। और अरहर और सनई, अरहर भी एक, अरहर का पौधा होता है, और सनई भी एक पौधा है कि जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है, ठीक है। तो अरहर और अरहर और सनई की सोने की किंकणियां, किंकणियां मतलब करधनी, जो फीमेल्स कमर पे बांधती है ना, कमरबंद, उस टाइप से है शोभाशाली। तो अरहर और सनई की जो डालियां आ रही हैं वो इस कैसी लग रही हैं कि जैसे वो किंकणियां, मतलब कमरबंद जैसी शोभाशाली लग रही हैं, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि तैलाक का मतलब है तेल युक्त, कि जब सरसों की पीली पीली हो जाती है, उग जाती है, तो उसमें, क्योंकि सरसों से तेल बनता है ना, तो वो जब वो तेल युक्त हो जाती है, सरसों के जो फूल होते हैं पीले पीले होते हैं, क्योंकि उसी से ही तेल बनाया जाता है सरसों का, तो वो तेल युक्त है, तो इसलिए उसकी भीनी भीनी सी, हल्की हल्की सी गंध, मतलब खुशबू आ रही है कि सरसों जब फल फूल गई है, उसमें फूल आ गए हैं, पीली पीली सी हो गई है, तब वो तेल युक्त हो गई है और उसमें तेल की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। आगे वो कह रहे हैं कि हरित धरा से, हरी हरी धरती से झांक रही कौन, नीलम की कली तीसी नीली। तीसी का मतलब है यहाँ पर अलसी, अलसी सबने सुना होगा, अलसी का पौधा है नीले रंग का। तो वो कैसे लग रहा है कि जैसे हरी हरी, जब अलसी का पौधा मतलब उग गया, ठीक है, ग्रो हो गया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हरी हरी धरती के बीच में से कोई नीलम की कलियां झांक रही हो, ठीक है। नीलम नीले रंग का बहुत चमकदार सा होता है ना, तो ऐसे लग रही हैं अलसी की कलियां, जैसे कि नीलम की कली हरी धरती में से झांक रही हो। आगे वो कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में, मतलब अलग अलग रंग के, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के फूलों में रिल मिल सी गई हैं, मतलब मिक्स सी हो गई हैं, कौन, मटर की फलियां, कि मटर निकल आई है, मटर का पौधा उग गया है और वो रंग बिरंगे फूलों के बीच में रिलमिल सी गई है, ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। हाँ, ये भी वो मटर की फलियों के बारे में ही कह रहे हैं कि मटर की फलियां जो उग गई हैं मखमली सी, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी, कोमल सी, ठीक है, और उनमें बीज आ गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो कलियां होती हैं इसकी, सॉरी, जो फलियां होती हैं मटर की, उसमें दाने होते हैं ना, तो वो भी लटक गई हैं, कहने का मतलब उनमें अच्छे से दाने आ गए हैं, पक गई हैं, और वो बीजों से भरी लग रही हैं, हो गई हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। हाँ, रंग बिरंगी तितलियां जो है वो रंग बिरंगे फूलों पर उड़ रही हैं, बैठ रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और जो फूल है वो भी वृंतों से वृंतों पर, मतलब डंठल से डंठल पर उड़ रहे हैं, कहने का मतलब कि हर डंठल पर, हर डंडी पर रंग बिरंगे फूल उग आए हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, मटर के फलियां आ गई हैं जो कि जिनमें बहुत सारे बीज हैं, मतलब पूरी भरी हुई हैं, पक गई हैं अच्छे से, और रंग बिरंगी तितलियां हैं, फूलों पर उड़ रही हैं, बैठ रही हैं, और फूल जो हैं हर डंठल पर आ गए हैं, मतलब बहुत सारे फूल पौधों पर आ चुके हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली,
झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। वो क्या कह रहे हैं कवि? रजत मतलब है चांदी और स्वर्ण मतलब सोने की। जब आम के पेड़ पे आम उग आए हैं, आम्र मतलब आम और तरु मतलब पेड़, कि आम के पेड़ की डालियों पर जब आम उग आए हैं, मतलब वो डालियां आमों से लद गई हैं अच्छे से, तो वो कैसे लग रही हैं? मानो चांदी और सोने की डालियां हो, मतलब वो चांदी और सोने की मंजरियों से लग रही हैं, चांदी और सोने की डालियां सी लग रही हैं जब उस पे आम अच्छे से आ गए हैं, आम जो है वो डालियों पर लटक रहे हैं। आगे कह रहे हैं झर रहे ढाक, ढाक एक पेड़ है कि वो भी ढाक के जो पेड़ हैं वो भी अच्छे से फल फूल गए हैं। और पीपल के दल मतलब पीपल के जो पेड़ हैं उन पे भी अच्छे से पत्ते वत्ते आ गए हैं। और ये सब देख कर कि सारे पौधे जो हैं हरे भरे हो गए हैं, फल फूल रहे हैं, किसी पे फल आ रहे हैं, किसी पे फूल आ रहे हैं, किसी पे नई नई पत्तियां आ रही हैं, ये सब देखकर कोकिला मतलब कोयल जो है वो मतवाली सी हो गई है। ठीक है, फिर आगे वो बता रहे हैं कि महके कटहल मतलब कटहल के जो पेड़ हैं उसमें कटहल महकने लगी है, मतलब वो भी अच्छे से उग आई है। मुकुलित जामुन, मुकुलित मतलब अधखिले से जामुन भी हो गए हैं, कि जो कि अभी पूरे नहीं बने हैं लेकिन जामुन भी आ गए। और झरबेरी मतलब बेरी का पेड़, ठीक है। और जंगल में झरबेरी और झरबेरी झूली कि मतलब जो झरबेरी के जो पेड़ हैं उस पे बेरियां जो है वो अच्छे से आ गई हैं और वो लटक रहे हैं। ठीक है, और फूले आड़ू, आड़ू के जो पेड़ हैं उस पे आड़ू आ गए हैं, नींबू के पे नींबू, दाड़िम मतलब अनार पे अनार आ गए हैं, आलू गोभी बैंगन मूली। कहने का तात्पर्य सभी पे अच्छे तरीके से फल फूल सब्जियां आ गए हैं और सभी पौधे हरे भरे हो गए हैं। आगे कवि कहते हैं पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जो अमरूदों के पेड़ हैं वो कैसे कैसे उस पे पीले मीठे अमरूद आ गए हैं और उन पे लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। जब अमरूद अच्छे से पक जाते हैं तो वो पीले हो जाते हैं ना, और वो उतने ही मीठे हो जाते हैं और उस पे लाल लाल चित्तियां सी पड़ जाती हैं। अगर आपने देखी हो तो लाल लाल सी लाइनें आ जाती हैं उस पर जब वो अच्छे से पक जाते हैं। और जो मधुर मतलब मीठे 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 बेर जो हैं वो भी पक गए हैं। और अमली मतलब छोटा आंवला, छोटे छोटे से आंवले जो उनकी पेड़ है उस पे आंवले भी उग गए हैं। पालक लहलहा रहा है, धनिया महक रहा है, लौकी और सेम फली फैल गई हैं, मतलब वो भी अच्छे से उग गई हैं। और मखमली टमाटर जो हैं वो लाल हो गए, मतलब एकदम सॉफ्ट से कोमल से लाल लाल टमाटर आ गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मतलब बहुत सी अच्छे से मिर्चें भी उग आई हैं, मतलब सारे ही पेड़ पौधों में फूल फल उग आए हैं। आगे वे बालू की रेत के बारे में बता रहे हैं कि गंगा किनारे जो बालू की रेत है उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ देखो, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं, बालू सॉरी, ये जो गंगा की किनारे पर जो रेत है उसे सतरंगी रेत क्यों कह रहे हैं कवि? क्योंकि जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो उस पे 7 रंग की आभा छोड़ती हैं रेत पर। ठीक है,
तो वो सतरंगी रेत जो है बालू की, वो जैसे ही मतलब जल आता है किनारे पे और फिर बह जाता है, तो उसके साथ साथ जो रेत बहती है वो जैसे सांप अंकित हो रहे हो इस प्रकार से लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है ना, तो वो ऐसे लग रही है जैसे उस पर सांप अंकित हो रहे हैं। और सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। हाँ, सरपत मतलब घास तिनके, वही की वो बहुत सुंदर सी सरपत छाई की मतलब हरा भरा हो रहा है, घास तिनके घास वास उग गई है, और तट पर मतलब किनारे पर तरबूजों की खेती हो गई है। और जो बगुले हैं वो उनके सिर पर कलगी है, कलगी होती है ना, वो इस प्रकार से लग रही जैसे वो अपने सर पर उंगली फेरते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो अपने कलगी को कंघी से संवार रहे हैं। ठीक है, बगुले ऐसे लग रहे हैं। और आगे लिखा है तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर रोठी रहती सोई। हाँ, कि सुरखाब क्या है, यहाँ पर पानी का एक पक्षी होता है, वो जल में तैर रहा है, और पुलिन पर मतलब तट पर मगरौठी एक चिड़िया होती है एक प्रकार की, तो वो जिस जैसे सो रही हो, तो तैर मतलब जल में सुरखाब का जो पक्षी है वो तैर रहा है, और मगरौठी जो चिड़िया है वो जैसे कि सो गई है। तो यहाँ पे पूरा प्रकृति का उन्होंने चित्रण किया है, फल फूल पेड़ पौधे तितली, ठीक है, पशु पक्षी सबके बारे में बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा चित्रण उन्होंने हमारे सामने किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। आगे वो बता रहे हैं कि जो हरियाली, हसमुख सी हरियाली है, मतलब खुश होती हुई हरियाली, कहने का मतलब जो चारों ओर प्यारी सी हरियाली फैली हुई है, उस पर हिम मतलब सर्दी और आतप मतलब धूप, कि सर्दी की धूप उस पर पड़ रही है। ठीक है, जो चारों ओर प्यारी सी हरियाली है उस पर सर्दी की धूप धूप पड़ रही है। तो जो पौधे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनको सुख का अनुभव हो रहा है, जब क्योंकि सर्दी में धूप जब हमें भी मिलती है तो हमें अच्छा अच्छा लगता है ना, वही धूप गर्मी में हमें कितनी खराब लगती है। तो इसी प्रकार से सर्दी की धूप जब हरियाली पर पड़ रही है, तो पौधे हैं जो वो ऐसे लग रहा है कि सुख का अनुभव कर रहे हैं, और सुख से अलसाए हुए से आलस्य में जैसे सो रहे हैं, शांत से पड़े हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भीगी अंधियाली में, कि चारों ओर अंधियारा सा हो रहा है। ठीक है, और उसमें मतलब कि जो हरियाली है वो भी, उसमें भी अंधेरा सा हो गया है, और निशी मतलब रात्रि, कि रात में चाहे वो हरियाली है वो भी अंधेरे से लगेगा ना, थोड़ा डार्क डार्क सा लगेगा। और ऐसे हाँ, जो अंधियारा है, जो अंधियाली है वो कैसी लग रही है, कि तारों के, कि रात के तारों के स्वप्नों में खो गई है, मतलब वो भी थोड़ी सी सांवली सांवली सी लग रही है। आगे मरकत का मतलब है रत्न। तो जो गांव है वो पूरा कैसा प्रतीत हो रहा है, कि मानो रत्नों का डिब्बा सा खुल गया है, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है जब इस प्रकार से सुंदर सुंदर फूल फल सब्जियां सब उगाए हैं, चारों तरफ हरियाली है, नए नए हरे हरे पत्ते उगाए हैं, हरी हरी घास है, तो बहुत ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक लग रहा है ये दृश्य, कि मानो रत्नों का डिब्बा सा पूरे गांव में खुल गया हो और बिखर गया हो, और जिस पर नीलम मतलब नीला, नभ जो नभ मतलब आकाश, आच्छादन का मतलब ढका हुआ, कि जिसको पूरे नीले आकाश ने ढक रखा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं निरुपम, निरुपम मतलब जिसकी उपमा ना की जा सके, मतलब बहुत ही सुंदर। हिमांत का मतलब है यहाँ पर वसंत का आना, में स्निग्ध मतलब प्रेम पूर्ण शांत। हाँ, तो निरुपम हिमांत में स्निग्ध
शांत निज शोभा से हरता जनमन। हाँ, कि जब वसंत आया तो उसकी तो उपमा ही नहीं की जा सकती। उसमें तो सारा समा बहुत ही प्रेम पूर्ण है, ठीक है, और बिल्कुल शांत है। निज का मतलब है अपनी, और सब कुछ जिसे हम कहेंगे प्रकृति में, और जनमन मतलब लोगों का मन, सब कुछ ही बहुत ही शांत है और अपनी ही शोभा से मगन है, ठीक है, स्निग्ध है, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता और मेरी वीडियो कविता? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जो कि किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर सा प्रकृति का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस वीडियो को, हाँ, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपने इसको पूरा एंजॉय भी करा होगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।